एक साहित्यिक डायरी का सारांश है जो कि किसी एक लेखक ने लिखा, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। माधव मुक्तिबोध जितने बड़े कवि हैं उतने ही बड़े आलोचक, कथाकार और उपन्यासकार भी हैं, जो कि आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। उनका साहित्य हमारे लिए एक अनुपम धरोहर है, क्योंकि उनके साहित्य में तत्कालीन समय का जीवंत इतिहास मिलता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो एक साहित्य की डायरी जैसी मिसाल अभी तक दूसरे हिंदी साहित्य में उपलब्ध नहीं है, इसलिए जिसकी ओर भी श्री आदीप कहते हैं। उनकी डायरी का उस सत्य की खोज है जिसके आलोचक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। एक साहित्य की डायरी हिंदी की पहली ऐसी डायरी के रूप में आई जो फैंटेसी, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्मख्यान के विभिन्न स्तरों पर एक साथ चलती है, या यूं कहा जाए कि इन सबको एक में समन्वित करके एक नई ही विधा संभावना की ओर संकेत करती है। इस रचना में पूर्ण गुण और विचार तत्व दोनों ही विद्यमान हैं, और इन्हीं गुणों के कारण पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है और आदर सम्मान पाया है। साहित्यिक डायरी में कुल 13 प्रकरण है तथा समावेश किया गया है, जो इस प्रकार है: तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे का सूरज बिंब, हंसिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकार, विशिष्ट और अद्वितीय, कुटयान, काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। इस कृति का जो प्रथम प्रकरण तीसरा क्षण उनके काल्पनिक मित्र केशव के साथ बौद्धिक वार्तालाप है। इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने केशव यानी काल्पनिक मित्र जिनको उन्होंने माना है, वो रियल में तो नहीं थे, काल्पनिक मित्र केशव कहते थे कि व्यक्तिगत बौद्धिकता का चित्रण किया है। यद्यपि दोनों पात्रों मुक्तिबोध और केशव के परस्पर संवाद के माध्यम में काव्य की सृजन प्रक्रिया का निरूपण अभिष्ट है। लेखक ने केशव की आकृतियां और प्रकृति की काफी शब्द खर्च किए हैं। 15 साल की उम्र में केशव को गणित में रुचि है, पर खेल कूद और में बिल्कुल नहीं। उसमें बाल सुलभ संचलता नहीं है। वह विवेकशील और धीर गंभीर है। वह योग, ईड़ा, सुषमा जैसी हास्यमयी बातों में रुचि रखता है। संभवतः योग में रुचि ही उसे वाचक कवि के भाव प्रवण और कल्पनाशील व्यक्तित्व की ओर आकर्षित करती है। दूसरी ओर वाचक को उसका व्यक्तित्व आकृष्ट करने की अपेक्षा आतंकित करता है। 15 वर्ष की आयु में वाचक विषयों को बिंबात्मक ग्रहण करता है। इस तरह कच्ची उम्र में ही दोनों पात्रों का अंतर स्पष्ट है। वाचक विषय का भावात्मक और कल्पनाशील अधिगमन करता है, जबकि केशव वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न है। कई वर्ष के बाद कॉलेज और आखिरी साल के पत्रों पर अगला वार्तालाप होता है, बल्कि थोड़ा विराम दे देकर 3 वार्तालाप होते हैं। वार्तालाप में केशव अपनी सौंदर्य दृष्टि की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, परंतु अधिकतर कवि वाचक श्रोता की भूमिका में ही रहता है। इस बीच कवि को कई बार प्रत्यक्ष सौंदर्य अनुभव होता है, जिसके कारण केशव के सौंदर्य सिद्धांत पर वह सहमत नहीं हो पाता। उससे लगता है कि केशव का सौंदर्य बोध केवल बौद्धिक है, स्वानुभव से रहित है। इस प्रकार दूसरी मुलाकात में भी केशव और कवि वाचक का मन नहीं मिलता, पर एक अंतर स्पष्ट है। अब कवि बौद्धिक विमर्श को स्वीकार कर रहा है। इसके बाद रचना प्रक्रिया को विस्तृत विश्लेषण है, कुछ वार्तालाप के माध्यम से और कुछ केशव के एक पत्र के माध्यम से। इस विश्लेषण की प्रस्तावना कवि वाचन करता है, फिर उसमें अनेक संशोधन होते हैं, परंतु अंत तक भी कवि पुनः परीक्षण कर अवकाश रखता है। अर्थात यह सिद्धांत निरूपित अंतिम नहीं है, बल्कि प्रयोगात्मक है। प्रस्तावना यह है कि कला के 3 क्षण होते हैं: जीवन के उत्कृष्ट अनुभव का क्षण, व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तित्व के मुक्ति, और उसका एक फैंटेसी का आकार ग्रहण करना और फैंटेसी का शब्दबद्ध होना। दूसरा प्रकरण में क्या होता है कि एक लंबी कविता का अंत होता है। इसमें कोई अन्य पात्र या संवाद नहीं है, केवल कवि ही कुछ
चिटपुट विचार व्यक्त किए हुए हैं। मुख्य सूत्र एक लंबी कविता है जिसमें कवि ने अपनी लिखकर पूरा किया है। कविता लंबी है इसलिए पत्रिकाओं में छपने लायक नहीं है। उससे कवि को न पाठक मिलने की आशा और न आमदनी की। कई लोगों ने सुझाया कि पैसे कमाने के लिए गद्य लेखन बेहतर है, या कम से कम लंबी कविताओं को कोई कविताओं में बांटकर प्रकाशन योग्य बनाया जा सकता है। उन्होंने जितनी लंबी कविता लिखी है उसको कई छोटी छोटी कविताओं में बांट लीजिए, उसका प्रकाशन योग्य बना दीजिए। पैसे कमाने के लिए 2 कुंजियां लिखने का प्रस्ताव भी कहीं से आया है। कभी सोचता है कि ये सारे सुझाव मानने लायक हैं और व्यवसायिक हैं, परंतु वास्तव में उसकी मनोवृत्ति छोटी कविताएं गद्य और अनुकूल नहीं है। जब वो लिखने बैठता है तो अभिव्यक्ति का विषय फैलता जाता है, क्योंकि वही यथार्थ के अनेकानेक परस्पर गुम्फित तत्व प्रकट होने लगते हैं। कभी न छोटी कविता लिखने में सामर्थ्य और न कहानी लिखने में सामर्थ्य, न उपन्यास के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को संप्रेषित करने में। यही इस प्रविष्टि का मुख्य तथ्य है कि जो 3 पृष्ठों में कह दिया जाता है, फिर 6 पृष्ठों में मुक्तिबोध कई पर्याय असंबद्ध विषयों के अपने विचार रखते हैं। पिछली पीढ़ी का भ्रष्टाचार, उसका अप्रासंगिक होते जाना, कविता में पश्चिम से कथ तथा आयात करना, मौलिकता और कुटिलता करने वाला बौद्धिक वातावरण आदि अंत में मूल विषय पर लौटते हैं और अपनी लंबी कविता की रूपरेखा बताता है। उसके स्वरूपात्मक या एगोरिकल तत्व की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। एक लंबी कविता का अंत में कवि जैसे एक विषय के दूसरे विषय तक घुमाता हुआ डायरी शैली से अधिक नजदीक है। अब इसमें जो अगला है कि डबरे का सूरज बिंब, इस प्रकरण में एक वाचक कवि नहीं बल्कि संभवतः आलोचक है। लेखक इसका दूसरा पात्र है जो किसी ऑफिस में छोटे पद पर काम करता है। उसका नाम नहीं दिया है, केवल परिचित बताया है। वह सारे दिन काम करके थका हारा बाहर चला जाता है। वाचक बेकार है, पर इस समय शूट बूट डांट कर किसी भावी नौकरी देने वाले से मिलकर आया है। सामाजिक आर्थिक स्तर दोनों में पात्रों में कोई अंतर नहीं है, पर इस समय वेशभूषा का अंतर दिखाई दे रहा है। लेखक को चाय पीने का निमंत्रण वाचक देता है। दोनों पात्रों में बीच व्यंग्य आभासी अंतर छिपा है। आखिर की पंक्तियों में यह व्यंग्य उभरता है, मेरी कीमती कपड़ों कि ठाठ बाट मुझे उत्साहित तो कर ही दिया कि परंतु वो जो बातें साहित्य के बारे में दोनों पात्र करते हैं वे महत्वहीन हैं। दोनों में बात साहित्य के मनोविज्ञान, वस्तु सत्य और आक्रामक मुद्रा को लेकर होती है। लेखक पात्र के मनोविज्ञान को पीड़ितों वाचकों के जीवन संघर्ष के बाई प्रोडक्ट की तरह देखता है। फ्राइडियन कुंडा में जो मनोविज्ञान के प्रति वह सचेत है, उसे विचित्रित करने में उसकी रुचि नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस बात पर दोनों ही सहमत हैं कि वस्तु सत्य का जितना अंश लेखक के अनुभव में आता है उतने का चित्रण भी संभव है। अंत में वाचक लेखक को सलाह देता है कि लेखन आक्रामक होना चाहिए। लेखक जवाब नहीं देता और वाचक के मन में भी संदेह है कि यह सलाह आंतरिक या केवल तत्कालीन मन स्थिति की उपज है। और फिर अगला जो पड़ाव है हाशिए और कुछ नोट्स से, तो यह चौथा प्रकरण है। इसमें जो वाचक और अलावा और एक पात्र है उसे मित्र कहा गया है, नाम नहीं दिया गया है। एक ही समस्या दोनों के सामने है। किसी श्रद्धेय के अक्षम्य त्रुटियां दिख जाएं तब उसके बारे में कैसे लिखें। ऐसी स्थिति में मित्र ने अपने प्रिय महानुभाव के अनुभवों का चित्र प्रस्तुत किया था, परंतु वाचक को यह भावात्मक, संवेगात्मक और अनुचित लगता है। गुण दोष का कंठस्थ वर्णन अच्छा नहीं लगता। फिर भी आलोचना का पूर्ण बौद्धिक और तटस्थ होना स्वभाव नहीं है। इसलिए 25-30% अवकाश समीक्षक को अपनी गलतियों के लिए रखना चाहिए। इस लिहाज से यह ऐसा ही है कि बजाज या संभव ऐसा हो सकता है। मतलब इस प्रकार कहा जाए कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सबसे अच्छा है।
अगला प्रकरण है सड़क को लेकर एक बातचीत। ये पंचम प्रकरण है। इसमें महानगरीय काव्य अभिरुचि को चैलेंज करके दावा किया गया कि कविता में वास्तविक अनुभूत से उद्धत और अनुस्यूत आवेग या आवेग स्वीकार ही नहीं काम्य है, क्योंकि वह एक बेहतर नैतिकता का काव्यात्मक निदर्शन है। मुक्तिबोध ने बहुत पहले आज की दलित और स्त्री कविता की भूमिका तैयार की थी। इसका वृतांत यह है कि वाचक की एक मित्र की कविता बड़े शहर के संपादक द्वारा यह कहकर लौटा दी गई कि कविता के बीच में हिस्से में दुरुस्त किया जाए। कविता के पहले और आखिरी हिस्से में रूपक के माध्यम से भाव व्यक्त किया है, जबकि सीधे भावात्मक आवेग का मध्य से व्यक्त किया गया है। संपादक जी का विचार है कि नई कविताएं जो होती हैं वो बौद्धिक होनी चाहिए, बौद्धिकता पर आधारित होनी चाहिए, इसलिए उसमें आवेग स्वीकार्य नहीं है। दोनों पात्रों के माध्यम से मुक्तिबोध तर्क देते हैं कि संपादक के निर्णय का आधार बौद्धिकात्मकता न होकर एक तरह से नागर भद्रता है। कुछ लोगों ने तय किया कि कई नई कविता में यह वह उचित या अनुचित है, परंतु यह मानदंड अवास्तविक और आरोपित है। एक तरह का फैशन है। अपनी भोगी हुई पीड़ा से पैदा होने वाले आवेग और नकली आवेग में फर्क है। कविता में वास्तविकता का आवेग स्थान होना चाहिए। अगला प्रकरण है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। इस प्रकरण में हास्य पर कुछ नोट प्रकरण का विस्तार है। संक्षेप में कथ्य यह है कि किसी व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व के असंख्य पहलू हैं और समय के साथ विश्लेषण के अपने मनोवैज्ञानिक स्वार्थ होते हैं। तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टि विश्लेषक को सचेत होकर अपनानी होगी, तब निष्कर्ष अधिक सार्थक होंगे, परंतु मनोवैज्ञानिक स्वार्थ वैज्ञानिक विश्लेषण में भी रहता है, चाहे वह सबुद्ध स्वार्थ ही हो। निष्कर्ष यह है कि वैज्ञानिक विश्लेषण भी काम चलाऊ कार्यकारी मान्यता से अधिक नहीं है। यह मत इस अवधारणा को साहित्य तक ले जाते हुए व्यक्त करता है कि साहित्य में व्यक्तित्व के कुछ बिंब ही दिख सकते हैं। साहित्य में व्यक्ति का पूर्ण सत्य प्रकट नहीं हो सकता। परोक्ष रूप से यदि देखा जाए तो मुक्तिबोध चरित्र को पारंपरिक आलोचना पद्धति के विषय में भी शंका प्रकट करते हैं। नए की जन्म कुंडली 1-2। इस प्रकरण में क्या हुआ है कि वाचक एक सफल दुनियादार आदमी है। एक और पात्र है जो कि चिंतक और साहित्यकार है। इस प्रकरण में पात्रों के बीच संवाद नगण्य है। मुख्यतः दूसरे पात्र में एक कलाप के कथ्य उद्घाटित है और कथ्य जैसे 1957 में प्रासंगिक तथा वैसे ही अब भी हैं। नए की बात राजनीति और समाज में खूब होती है। वह एक केवल नकारात्मक सामंती संस्कृति औद्योगिक संस्कृति के प्रभाव में छूट चुकी है, परंतु उसके स्थान पर नए वैज्ञानिक विचार और भावबोध नहीं आया है। इसलिए ये एक विशिष्ट एक सांस्कृतिक शून्य की स्थिति में समाज है। इस स्थिति में व्यक्तिवाद आचरण का आधार बन गया है। व्यक्तिवाद धन कमाने की शक्ति के आधार पर काम कर रहा है, अर्थात एक नया सामाजिक वर्गीकरण जन्म ले रहा है जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है। विशेषता नए का स्वरूप परिवार के स्तर पर पूर्णतः अपरिभाषित है। इस स्तर पर शक्तिशाली अर्थात धन पैदा करने वाले सदस्य कहीं कुछ सामंतवादी आचारों को अपनी सुविधा का अनुसार अब भी पकड़े हुए हैं। बाकी में वे अपनी दृष्टि और रुचि के अनुसार तय करते हैं। केवल राजनीति के माध्यम से राजनीतिक दल नवाचार बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक सामाजिक दृष्टि से साम्यवादी दल संपन्न है, परंतु उसके पास परिवर्तन की कोई रूपरेखा नहीं है जो समाज से लेकर परिवार तक के नवीनता को स्थापित करे। नए की खोज में बौद्धिक और साहित्यकार पश्चिम की ओर भागते हैं अथवा प्रश्न के उत्तरों के अभाव में उनके लिए केंद्रीय हो गए हैं। इस प्रकरण में यह निष्कर्ष दिया गया है कि नए के पास वैज्ञानिक दृष्टि और सामाजिक
परिवर्तन का एक खाका होना चाहिए जिसको परिवार के स्तर पर स्थापित करना होगा। यह सभी बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों का प्रयास होना चाहिए। इस बात को साहित्य से जोड़ते हुए कहा गया कि साहित्य में नए की बात करना इस परिवर्तन का अभाव या अभाव व्यस्त करता है, यह व्यस्त है। इसी पर एक बीरकर है जो अगला प्रकरण है। इस प्रकरण में बीरकर वाचक का मित्र है जिसके साथ उससे संवाद का माध्यम से कथ्य प्रकट की होता है कि यह प्रकरण कुछ तो सिद्धांत कथन है, कुछ मुक्तिबोध अपने अंतर्द्वंद को चित्रित करता है। इस प्रकरण में हम वाचक को विश्वास पूर्वक मुक्तिबोध से अभिन्न मान सकते हैं। मुक्तिबोध के काव्य की कथित जटिलता की चर्चा बीरकर करता है, परंतु बहुत बार कवि अपने जीवानुभव को दबाकर अपने अंदर एक शून्य बना लेता है और केवल कल्पना और शिल्प के बल पर काव्य रचना करता है। सन 1957 की यह प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में प्रबल और इस दोष को मुक्तिबोध अपने को भी मुक्त नहीं मानते हैं। इसमें विशिष्ट और अद्वितीय यह प्रकरण शुद्ध और धारदार है, व्यंग है। इसमें वे साहित्यकार निशाने पर हैं जो विशिष्ट हो गए हैं या नितांत अद्वितीय होना चाहते हैं। एक अच्छा लेखक ये साहित्यकार बनना चाहते हैं। विशिष्ट अर्थात व्यक्तिवादी और असंग। नई कविता और नई कहानी के वाचक ऐसे लोगों को भरमार दिखाई देती है। एक औसत आदमी वाचक है जो साहित्य में रुचि रखता है, वह सुरुचि संपन्न है, उसकी पत्नी धनवान घर की बेटी है और उसके पास साहित्य की लगभग 2000 किताबें हैं। उनका प्रिय कवि नीरज है। वाचक का विश्वास है कि जीवन के संघर्ष में भागीदार होना आवश्यक है या उसमें से जीवन में अनुभव प्राप्त होते हैं। सामान्य जन विमुख है, आत्म केंद्रित जीवन की अवहेलना करने वाले जो कहानीकार और कवि उसके लिए वाचक की अश्रद्धा बार बार तीखे तरीके से व्यक्त होती है, वह एक अद्भुत निष्कर्ष का वाचक पहुंचाती है कि अधिकांश बड़े कवियों पर परिवार के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, इसलिए वे असंग और निरपेक्ष रह पाते हैं। इसलिए यह निष्कर्ष व्यंग्यात्मक है कि जैसे 2000 किताबों की मालकिन पत्नी का नीरज प्रेम इस समय के पाठकों पर व्यंग है। इस प्रकार की चर्चा तीखो व्यंग में 2 उदाहरण के साथ समाप्त हो जाती है। कटुयान और काव्य सत्य, ये प्रकरण जो है कटुयान या काव्य सत्य में कुटुयान नाम की पारसी महिला और कृष्ण मुरारी शुल्क नाम के ब्राह्मण की प्रेम कथा है। वादरायण संबंध के काव्य सत्य के यह कथा जुड़ जाती है। वादक के मित्र का कहना है कि यानी जो वाचक कहता है कि लेखक के जीवन में उसकी रचना में संगति होनी चाहिए। एक सीमा तक वाचक उससे सहमत है। उदाहरण के लिए पूंजी तथा साथ यदि एक घोषित प्रगतिवादी मजदूरों के विरुद्ध देता है तो अश्रद्धा उसकी प्रगतिवादी रचना का पर उत्पन्न हो जाती है, परंतु व्यक्तिगत आचरण का मूल्यांकन कठिन होता है। इसलिए इस निर्णय पर बहुत सोच विचार करके पहुंचना चाहिए कि इसके अतिरिक्त वाचक का विचार है कि साहित्य का आकलन व्यक्तिगत के आधार पर हमेशा संभव नहीं हो पाता है। यह वार्तालाप बिना निर्णय के समाप्त हो जाता है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 और 2। इस प्रकरण में कवि वाचक और उसके मित्र यशराज के बीच कलाकार के विषय में जो असहमति है वह अधिकतर वैसे ही रहती है। यशराज सत्य कुप्यत निष्ठा को कवि की ईमानदारी का मानक मानता है। यशपाल BSc बीटेक LLB होते हुए भी बेरोजगार है और काबिल इंसान है। उनकी डायरी को बिल्कुल फ्रॉड घोषित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल फर्जी घोषित नहीं किया जा सकता, ना करते हैं ना ही घोषित करना चाहते हैं। इस पर भी मुक्तिबोध का क्रोध नहीं आता है। वह कहते हैं कि भले यशपाल इसे फ्रॉड कहे किंतु इससे व्यक्तिगत ईमानदारी, उन्होंने अपनी ईमानदारी के संबंध में कहा कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ तो यह है कि जो भी भाव विचार जिस तरह से जिस अनुपात में उत्पन्न हो उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया जाए। यही लेखक का धर्म है।
जो लोग अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को अपनी दृष्टि के अनुसार बहुत चढ़ा बढ़ा कर चाह रखते हैं, वो यथार्थ में कुछ और होते हैं और साहित्य में कुछ और। जो कुछ अपनी मानसिक प्रतिक्रिया में संशोधन संपादन करके उससे घटाते बढ़ाते हैं, उनका मानना है कि काव्य में सांस्कृतिक प्रक्रिया के मात्र व्यक्तिगत नहीं, इसलिए वे अपने अभिव्यक्ति को बनावटीपन का समावेश कर लेते हैं। एक साहित्य की डायरी जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश के सेवरपुर गांव कस्बे के एक कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे। पिता बार बार स्थानांतरण होते रहने के कारण इनकी पढ़ाई में व्यवधान आते रहे। इन्होंने अपना BA 1938 ईस्वी में किया और साथ ही 1954 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी MA किया और 1958 में दिग्विजय महाविद्यालय से नागपुर में प्राध्यापक नियुक्त हो गए और वहां पे पढ़ाने के साथ इन्होंने काफी काम करते रहे और सीखते रहे। इनके मुक्तिबोध की रचनाओं में जब सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने ताल सप्तक में स्थान दिया तो साहित्य जगत में इनकी महत्ता को समझा गया और आगे बहुत ज्यादा बढ़ी। ये महान रचनाकार और दुर्भाग्य ही कहा जाए कि कविता कहानी और रचना में युग बदल देने वाले इस महान रचनाकार के जीवन काल में इनकी केवल एक ही पुस्तक, एक साहित्यिक की डायरी ही प्रकाशित हो सकी। 11 सितंबर 1964 को ये दिल्ली में इनका देहावसान हो गया और इतने महान कवि दुनिया से चल बसे। इन्हें काव्य संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, इतिहास में भारत, इतिहास और संस्कृति इनकी मुख्य रचनाएं रही हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हैं और अच्छी एक विस्तृत विवरण देती हैं।